और सिर्फ हमीरपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना था तो वो तो बतौर निर्दलीय विधायक भी किया जा सकता था, फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ पे मुझे 11 महीने से उन्होंने समय नहीं दिया मिलने के लिए। 4-4 दिन सेक्रेटरीट में बिठाए रखा लोगों के बीच में। वहाँ पे सेक्रेटरीट के स्टाफ ने मजाक बनाया। ये आने वाले समय राजनीति में कई संभावनाएं हैं। अभी सीपीएस का केस का भी उसकी भी मेरे ख्याल से डिसीजन रिजर्व है, वो भी आएगा सामने लोगों के सामने। क्या उसमें घटना है वो भी सब दिखेगा। हो सकता है 6 उपचुनाव इस चुनाव के बाद 1 महीने बाद हो जाए। पिछले 15 महीने 16 महीने में मैंने 1-1 रुपया विधायक की भी सैलरी का टीएडीए मिला के जो भी आई है 2,10,000 रुपया, वो सारा का सारा लोगों को जो लोगों की सेवा में लगाया। राजेश जी की हालात ऐसे हैं, 9 घंटे उनको बंदे बना के रखा वहाँ पे, जो उन्होंने बयान दिए हैं और शरेआम मीडिया पे दिए हैं। शुरुआत में जो रैलियां हुई हमीरपुर में, उसमें मुख्यमंत्री आपके साथ दिखाई देते थे, कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कहीं ना कहीं वो आपके साथ दिखाई देते थे। फिर परिस्थितियां कहाँ खराब हुई? यहाँ पे गांधी चौक पे रैली करवाई, भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का कराया। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चला, क्या किसने क्या कान भरे, क्योंकि उनके सलाहकार बड़े थे यहाँ पे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे तो बोल गए कि मेरे छोटे भाई हैं, 12-12 बजे तक मुझे बोलते कि ये काम करवाते हैं मुझसे। लेकिन उसके बाद अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने काम करना भी बंद किया। तो 1.25 साल लग गया मुझे उनको बोलते हुए कि आप कृपा करके बस स्टैंड का काम शुरू कीजिए। लेकिन उन्होंने, और आज शायद स्थितियां ये थी, ना तो हम पक्ष के थे ना विपक्ष के थे। पक्ष में हालात ऐसे थे कि हम कहीं के भी नहीं, और यही हमारे पास चारा था सिर्फ। यहाँ पे इस प्रदेश के प्रशासन के ऐसे हालात हैं कि वो जिसने पैसे का लेन देन किया है, जिसके ऊपर एफआईआर की गई है, उसको अंदर नहीं डाल सकते हैं। संजय अवस्थी जी की कंप्लेंट पे और भुवनेश्वर गौड़ जी की कंप्लेंट पे आप एफआईआर वहाँ पे कर दे रहे हैं, और उसमें भी आप ये लिख रहे हैं कि आशीष शर्मा जिसकी उम्र 30 वर्ष है, मैं 37 वर्ष का हूँ, चैतन्य शर्मा के फादर की उम्र उसमें 32 वर्ष लिख रहे हैं। ये शिमला वालों की सरकार है। शिमला के इनके जो मित्र हैं उनको पूरे के पूरे कैबिनेट दर्जे दिए गए, वहां पे एडजस्ट किया गया। अभी लॉलीपॉप देने आएंगे कि जनता को कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं। ऐसे मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ की दुकान लेके चले हैं। जैसे इनके नेता बोलते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान, वैसे मुख्यमंत्री जी जो है ये पूरी झूठ की दुकान लेके चले हैं। कि मुख्यमंत्री जी तो ये नारा चलाते हैं कि मैं ही कैंडिडेट हूँ, मुझे ही जिताइए, मुझे ही वोट डालिए। बरसर में भी यही नारा दिया, सुजानपुर में भी यही नारा दिया। अब सुजानपुर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, हमारा विधायक कब आएगा, और बरसर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, वहां भी पानी से बुरे हाल है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा जताया और ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी पर भरोसा जताया। हमीरपुर की जनता ने भरोसा जताया एक निर्दलीय प्रत्याशी पर। लेकिन 15 महीने के अंदर परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि अब यहां दोबारा से चुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में हमीरपुर में क्या परिस्थितियां बनी हैं, आज वही जानने के लिए हम हमीरपुर में मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष शर्मा। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी ये सवाल है, और सिर्फ हमीरपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना था तो वो तो बतौर निर्दलीय विधायक भी किया जा सकता था, फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में परिस्थितियां बदली, जब हमने राज्यसभा चुनाव के समय में अपना जो राइट था, हमारा वोट था, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। और उसके बाद जो हालात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैदा किए उस दौरान, पहले तो 15 बीजेपी के विधायक जो है सस्पेंड कर दिए गए उस दौरान। उसके बाद हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी, मुझ पे केएल ठाकुर जी के ऊपर, परिवारों को प्रताड़ित करने लग पड़े। तो हमारे पास जब हम 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया जो कांग्रेस के विधायक थे, 3 हम लोग थे, और हमने फिर फैसला लिया संयुक्त रूप से सबने 9 के 9 ने कि लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में, क्योंकि इस तरह की तानाशाही जो सरकार है इसके साथ काम करना संभव ही नहीं है। क्योंकि 14 महीने बाद जब हमने वोट किया तब भी हालात ऐसे थे, क्योंकि कौन चाहता है कि फिर से चुनाव में जाए। कोई व्यक्ति आज की डेट में वार्ड मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता फिर से। अगर वो वार्ड मेंबर बना हो तो वो वार्ड मेंबर का पद नहीं त्याग सकता है। और हम 9 लोगों ने अपने विधायकी 6 को निकाला गया, 3 ने खुद अपना इस्तीफा दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि हमारे लोगों के भी सेंटिमेंट से ही थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपने, क्योंकि ये गढ़ रहा है हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी का, और इनके लोगों के सेंटिमेंट थे कि अगर आपको टिकट दे रही है पार्टी, आप अपना भारतीय जनता पार्टी में जाइए और वहां से चुनाव लड़िए। और हमने ये फैसला लिया, होशियार सिंह जी ने फैसला लिया,
और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमीरपुर की जनभावनाओं के लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ पे मुझे 11 महीने से उन्होंने समय नहीं दिया मिलने के लिए। 4-4 दिन सेक्रेटरीट में बिठाए रखा लोगों के बीच में, वहाँ पे सेक्रेटरीट के स्टाफ ने मजाक बनाया। ये कोई मेरा मजाक नहीं था, ये हमीरपुर की जनता का मजाक था जिन्होंने चुन के भेजा हुआ था। लोगों ने हमें काम के लिए भेजा है, कोई हम वहाँ पे कोई सैलरी लेने के लिए या अपने कोई पेट भरने के लिए नहीं आए हैं। और आज हालात ऐसे हैं पूरे प्रदेश में। आप पिछले दिन देरा का हालात देख लीजिए। डॉक्टर राजेश जी जो टिकट की दौड़ में थे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक तो ये भी साबित कर दिया कि कितने ही आम परिवार के वो व्यक्ति हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं लेकिन अपने परिवार की व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा था शायद कि दो वो मुख्यमंत्री जी हो गए, मान्य उनके मिसेज हो गए, उनको भी टिकट मिल गया, हो सकता था यहाँ से भी उनके परिवार के और नालागढ़ से भी दे देते तो सारा परिवार भी सेट हो जाता उनका। जो हालात चले हैं, आने के कहने के लिए तो बोलते हैं आम परिवार से हैं, राजनीति करने नहीं आए, लेकिन राजनीति तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उन्होंने की है। राजेश जी की हालात ऐसे हैं, 9 घंटे उनको बंदे बना के रखा वहां पे, जो उन्होंने बयान दिए हैं और शरेआम मीडिया पे दिए हैं। आप खुद सोचिए कि उन्होंने तो सिर्फ वहां पे एक दिन में उनकी हालत ये होगी, हमने 14 महीने कैसे उनको झेला होगा, किस तरह से झेला होगा, ये हमारा दिल जानता है। और अगर हमने यहाँ पे फैसला लिया है तो हमीरपुर की जनता के लिए लिया है, अपने स्वार्थ के लिए ना लिया है। और हमीरपुर की जनता आज हमारे साथ इसीलिए खड़ी है क्योंकि उनको भी पता है कि इन्होंने फैसला यहाँ के हित के लिए लिया है। आशीष जी, जब आपने बतौर निर्दलीय कांग्रेस की सरकार को कहीं ना कहीं समर्थन दिया था, तब तस्वीर कुछ और दिखाई देती थी। देखिए, शुरुआत में जो रैलियां हुई हमीरपुर में, उसमें मुख्यमंत्री आपके साथ दिखाई देते थे, कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कहीं ना कहीं वो आपके साथ दिखाई देते थे। फिर परिस्थितियां कहाँ खराब हुई? देखिए, पहली रैली जो थी जी, जब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करवाया, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है, यहाँ पे गांधी चौक पे रैली करवाई, भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का कराया। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चला, क्या किसने क्या कान भरे, क्योंकि उनके सलाहकार बड़े थे यहाँ पे, कोई चेयरमैन बनाए गए, कोई सलाहकार बनाए गए, उन्होंने क्या कान भरे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे तो बोल गए कि मेरे छोटे भाई हैं, 12-12 बजे तक मुझे बोलते कि ये काम करवाते हैं मुझसे। लेकिन उसके बाद अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने काम करना भी बंद किया। थोड़े बहुत काम करते थे, लेकिन जब कोई भी काम लेके उनके पास जाना तो प्रताड़ित करते थे, बैठाए रखना 1-1 दिन, 2-2 दिन। एक बार तो मुझे चौथे दिन समय मिला है और उसके बाद बोला गया कि आप 3 महीने बाद आइए। इस तरह से व्यवहार किया गया। तो मैं समझता हूँ ये तो आत्मसम्मान का, मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं है। अगर मैं इंडिविजुअल होता, शायद राजनीति में ना होता, तो शायद मैं इतने दिन ना वेट करता उनका मिलने के लिए, ना मुझे जरूरत थी। लेकिन जब राजनीति में आप, तो हमने तो अपना आत्मसम्मान भी राजनीति में आके खत्म किया। वो किसके लिए किया? वो अपनी जनता के लिए किया, क्योंकि लोगों को हमने जवाब देना है वहां पे जब जाना है क्षेत्र में कि भाई आप बताओ, ये रोड का काम है। मैंने रोड की पूरी लिस्ट दी उनको, लगभग 18 रोड से मेरे विधानसभा क्षेत्र के, किन के लिए पैसा जारी करिए, 1 रुपया मेरे को नहीं दिया गया। पिछले 1.5 साल में एक भी कार्य विधानसभा में मेरे में पैसा नहीं लगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारा का सारा पैसा, सेंटर से जो नबार्ड के काम है या पीएमजीएसवाई के बाई के काम है, उनके अंडर जो पैसा आ रहा है वो लग रहा है। बस स्टैंड का काम शुरू किया गया, वो पहली घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की गांधी चौक पे, जो मैंने वहां पे डिमांड रखी थी, उन्होंने यस की। 1 साल 1.25 साल लग गया मुझे उनको बोलते हुए कि आप कृपा करके बस स्टैंड का काम शुरू कीजिए। लेकिन उन्होंने प्लानिंग की मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया, ये रिकॉर्ड पे है, जितनी बार 2 बार प्लानिंग की मीटिंग हुई, दोनों बार मैंने बोला कि सर बस स्टैंड का काम शुरू कर दीजिए, जरूरी भी है, आगे लोकसभा चुनाव आएंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। नहीं सुनी गई। जब 27 तारीख को वोटिंग हो गई, उसके बाद 1 तारीख को यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास कर दिया। वो आनन फानन में जल्दी से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। अच्छी बात है, मैंने धन्यवाद भी किया उनका कि चाहे विपक्ष में आके ही सही, कम से कम उन्होंने काम तो शुरू किया। और आज शायद स्थितियां ये थी, ना तो हम पक्ष के थे ना विपक्ष के थे। पक्ष में हालात ऐसे थे कि हम कहीं के भी नहीं थे, और यही हमारे पास चारा था सिर्फ, क्योंकि अगर विपक्ष में भी रहे तो कम से कम सरकार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। पक्ष में थे तो सरकार के साथ चल सकते थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं चलाया। और ये परिस्थितियां ये खुद पैदा की हैं इन्होंने, और ये तो सरकार का अंतिम समय है, और ये आने वाले समय में सबको दिखेगा कि क्या हालात होने वाले हैं। आशीष जी, अगर अभी आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष में आप होंगे, तो सुनेंगे तो अभी भी नहीं आपके मुख्यमंत्री, फिर कैसे काम करवाएंगे? देखिए, कोई ट्रांसफरों का ही काम नहीं होता केवल कि ट्रांसफरें करवानी है। विधायक निधि से 2.25 करोड़ रुपया मिलता है। हमारे सांसद यहाँ से हैं, केंद्र में मंत्री नड्डा जी हैं, राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को हमने जब वोट किया है, आदरणीय हर्ष महाजन जी को हमने जिताया है, उनको भी सांसद निधि मिलती है। उन्होंने आश्वासन, उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम आपको जो यहाँ पे जो मेरे से मदद हो पाएगी वो करेंगे।
वो सेंटर से भी जो मदद हो पाएगी वो यहाँ पे हम जो लोकल लेवल पे पंचायतों में करना है वो करेंगे। और ये तो बात चलो मुख्यमंत्री जी की है, मैं तो ये अभी भी बोल रहा हूँ, पहले से भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि ये सरकार नहीं रहेगी। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये आने वाले समय में सारी घटनाएं आपको दिख जाएंगी, क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी तो ईश्वर सर्वज्ञ है, जो होगा वही जानता है। लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो विकास के कार्य, जो हालात पूरी स्टेट के पिछले पिछले 1.5 साल में हुए हैं, मुझे लगता है सभी सारी स्टेट जानती है कि क्या हालात इस सरकार ने किए हैं। डेवलपमेंट के सारे काम बंद हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को देखें तो एम्प्लॉयज़ को भी टाइम पे ना कोई डीए, कुछ भी इस सरकार में कोई डेवलपमेंट। इवन हमीरपुर में संस्थान बंद कर दीजिए किए गए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने कॉलेज की घोषणा की थी लंबड़ू में, वो बंद कर दिया गया। और भी जो घोषणाएं की गई थी वो सारी बंद कर दी गई। अगर आपने बंद करना है सब कुछ तो रोजगार कहाँ से पैदा होना है। तो ये सब सोचने वाले बात है, क्योंकि हमें मेन मकसद हमारा ये है कि हमारी स्टेट किसी तरह बच जाए। हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे आने वाले समय में तेज गति से आगे डेवलपमेंट के काम हो। अब आने वाले समय में क्या किस तरह से परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बदलनी है, क्योंकि ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 9 लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आने वाले समय राजनीति में कई संभावनाएं हैं। अभी सीपीएस का केस का भी उसकी भी मेरे ख्याल से डिसीजन रिजर्व है, वो भी आएगा सामने लोगों के सामने। क्या उसमें घटना है वो भी सब दिखेगा। हो सकता है 6 उपचुनाव इस चुनाव के बाद 1 महीने बाद हो जाए। ये और जोड़ तोड़ अभी कर सकती है बीजेपी। जोड़ तोड़ की जरूरत ही नहीं है। जब 6 सीपीएस अगर अनसीट होते हैं तो 6 उपचुनाव हो जाएंगे। ये सरकार उपचुनावों से ही निकल नहीं पाएगी। जो सच्चाई है ये चुनावों में ही खत्म हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी देखिए, जो आपके ऑपोजिशन में इस वक्त खड़े हैं, जो आपके कंटेंडर है, वो भी कई तरह के आरोप आप पे लगा रहे हैं। कई बातें आपके बारे में कह रहे हैं कि हमीरपुर की जनता को आपने धोखा दिया है और व्यवसायिक मानसिकता आपकी है, इसीलिए आपने ये किया। एफआईआर भी की गई और उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है आपका बताया गया कि जो पैसे का लेन देन है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो सारे तथ्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आप एक बात बताइए कि प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। प्रशासन कांग्रेस का है। एफआईआर कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पे एफआईआर की गई है। आज 100 दिन से ऊपर हो गया है। क्या ऐसी हालात हैं यहाँ पे, इस प्रदेश के प्रशासन के ऐसे हालात हैं कि वो जिसने पैसे का लेन देन किया है, जिसके ऊपर एफआईआर की गई है, उसको अंदर नहीं डाल सकते हैं? क्या ये व्यवस्था है? अगर हमने किया है तो हम अंदर डाल लें। एफआईआर जब झूठी आप बोल देंगे, संजय अवस्थी जी की कंप्लेंट पे और भुवनेश्वर गौड़ जी की कंप्लेंट पे आप एफआईआर वहां पे कर दे रहे हैं, और उसमें भी आप ये लिख रहे हैं कि आशीष शर्मा जिसकी उम्र 30 वर्ष है, मैं 37 वर्ष का हूँ, चैतन्य शर्मा के फादर की उम्र उसमें 32 वर्ष लिख रहे हैं, जो कि 50 से ऊपर हैं। उसमें संजय अवस्थी जी का रिलीजन जो है वो लिख रहे हैं आप यहूदी, वो लिख रहे हैं। ये शर्मसार किया है इन्होंने प्रदेश को। और तो और हालात ये हो चुके हैं, जब हाई कोर्ट ने अब इनको बोला, संजय अवस्थी जी के लिए नोटिस निकाला, भुवनेश्वर गौड़ जी के लिए नोटिस निकाला कि आप ये सम्मन जो है ये लीजिए और बताइए कि आपने किस आधार पे जो है ये एफआईआर, क्या कंप्लेंट की है आपने। तो क्यों नहीं बता पा रहे हैं अभी तक? ये सोचने वाली बात है। और रही लेन देन की, हमीरपुर की जनता भली भांति जानती है। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, बचपन से लेके आज दिन तक उन्होंने, जनता ने मुझे देखा है, क्या मेरा चरित्र रहा है, क्या कैरेक्टर रहा है। मैंने यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे कमाया है, यहीं पे एजुकेशन की और यहीं पे लोगों की सेवा में लगाया है। पिछले 15 महीने 16 महीने में मैंने 1-1 रुपया विधायक की भी सैलरी का टीए मिला के जो भी आई है 2,10,000 रुपया, वो सारा का सारा लोगों को, जो लोगों की सेवा में लगाया। जब मैंने चुनाव लड़ा था तब भी मैंने लोगों को ये बात बोली थी कि कोई पैसा मैं लूंगा नहीं जितने दिन राजनीति में हूँ, चाहे आप 1 मौका दें चाहे 2 दें, लोगों की सेवा के लिए आए और लोगों की सेवा के लिए ही समर्पित भाव से लगे हैं। बाकी जो कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियादी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर हो तो सिद्ध करें। मुख्यमंत्री जी ने पूरा चुनाव, 6 उपचुनाव इस बात के ऊपर लड़े कि ये बिक गए हैं। लेकिन और ये भी बोला उन्होंने हर मंच से कि मैं तथ्य पेश करूंगा, अटैचियां ली हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये तो उनकी कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल है कि वो कम से कम बताएं तो सही कहाँ तथ्य हैं। इस तरह से आरोप लगाना और भाग जाना ये कोई बात नहीं है। ये मतलब बेबुनियादी बातें हैं। अगर है तो सिद्ध करें लोगों के समक्ष। और मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि जब मर्जी आए हमीरपुर में। हमीरपुर की जनता जानती है किस तरह से झूठ आप फैलाते हैं और किस तरह से झूठ आपने पूरे प्रदेश में फैलाया हुआ। ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री है, यहीं का मुख्यमंत्री उनको कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपके लिए कोई बाधा बनेगा, ये चुनौती आपके लिए खड़ा करेगा उनका यहाँ से होना? देखिए, चुनौती
जनता जब चुनाव, कोई भी लीडर चुनाव लड़ता है तो चुनाव जनता द्वारा लड़ा जाता है, लीडर द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जनता डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जे जनता को विश्वास हो कि इसके नेक इरादे हैं और ये नेक नियत से चला है तो जनता सपोर्ट करती है, तब जनता मुख्यमंत्री को नहीं देखती है। और मुख्यमंत्री जो गृह जिले से बोलते हैं, 16-18 महीने में, 1.5 वर्ष में, मैं मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से पूछ लेता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि मैंने क्या अपने क्षेत्र के लिए किया, क्या हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया है। आज सिवाय वादों के, झूठे वादों के, डेवलपमेंट के सारे काम बंद हैं। बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमारा बंद है। यहाँ पे जितने ढाबे थे, होटल के थे, कारोबारी हैं या टैक्सी वाले हैं, सबके काम बंद हैं। लोग आते थे दूर दूर से, यहाँ पे सब बंद है। यहाँ पे इन्होंने तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं, जो पहले चला था, जब यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी, यहाँ जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पे काम चले हुए थे, दिखता था कि डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ चला हुआ है, कुछ प्रोग्रेसिव हो रहा है। लेकिन जब से ये बने, हर चीज रुकी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ही नहीं रुकी है, ये प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से भी देख रही होगी। हर जिले में, हर कंस्टिट्यूंसी में काम रुके हुए हैं आज की डेट में, और ये सच्चाई है। प्रदेश के हालात खराब हो चुके हैं। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ से ये जो बोलते हैं। और दूसरी बात, ये शिमला वालों की सरकार है। शिमला के इनके जो मित्र हैं उनको पूरे के पूरे कैबिनेट दर्जे दिए गए, वहां पे एडजस्ट किया गया। मुख्यमंत्री जी 2 बार मेरे यहाँ पे क्षेत्र में आए हैं चुनावों से पहले। एक बार जब आपदा आई, वो भी हवाई दौरा किया उन्होंने। उसके पहले एक बार जब मैंने यहाँ पे आयोजन कराया, जब वो यहाँ पे गांधी चौक पे आए, जब उनका स्वागत समारोह करवाया, वो तब आए हैं। और अगर अपने क्षेत्र की जनता से प्रेम हो तो मैं समझता हूँ कि वो तो विधायक को अपने साथ रखते, अपने हर वक्त अपने अंग संग रखते कि बताओ का क्या काम है। जब विधायक से 11-11 महीने नहीं मिलना तो क्या आप, मैं समझता हूँ कि वो जनता से मिलेंगे। अभी लॉलीपॉप देने आएंगे कि जनता को कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ की दुकान लेके चले हैं। जैसे इनके नेता बोलते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान, वैसे मुख्यमंत्री जी जो है ये पूरी झूठ की दुकान लेके चले हैं और पूरे देश, पूरे प्रदेश को भ्रमित करते हैं सुबह से शाम तक झूठ बोल के। आशीष जी, जो पिछले 6 उपचुनाव हुए हैं उसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट्स थे भारतीय जनता पार्टी के, जो बागी नेता थे कांग्रेस के, उनका और ये वर्सेस जो है कहीं ना कहीं सीएम चुनाव हो गया था। आप क्या मानते हैं, आप कैंडिडेट से लड़ रहे हैं कि सीधा सीएम से लड़ाई है आपकी भी? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि किसको उन्होंने जिताना है, किसको हराना है। बाकी मुख्यमंत्री जी तो ये नारा चलाते हैं कि मैं ही कैंडिडेट हूँ, मुझे ही जिताइए, मुझे ही वोट डालिए। बड़सर में भी यही नारा दिया, सुजानपुर में भी यही नारा दिया। अब सुजानपुर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, हमारा विधायक कब आएगा। और बड़सर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, वहां भी पानी से बुरे हाल है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के फ्रंट पेज में न्यूज लग रही है, बड़सर की हालत खराब है। वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो विधायक है, मुख्यमंत्री जो है, जो बोल रहे थे कि मैं ही आपके सुख दुख में आऊंगा, वो भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये बोल लेंगे, पूरे प्रशासन का मिसयूज करेंगे, पूरे पुलिस फोर्स का मिसयूज करेंगे, पूरे विजिलेंस सीआईडी का मिसयूज करेंगे, जैसे कि हर जगह किया गया है। लेकिन सर्वोपरि जो है वो जनता है, और जनता सब जानती है। जनता जवाब देगी, पूर्ण रूप से सत्य का जवाब देगी। ये जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म की विजय होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम सत्य की राह पे चले हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी आए, चाहे जो मर्जी आए, यहाँ पे विधानसभा के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि किस नीयत से उनका विधायक चला हुआ है, था पहले भी और आज भी किस नीयत से चला है। पिछली बार भी आप एक विजन के साथ उतरे थे मैदान में, इस बार आपका क्या विजन है हमीरपुर की जनता के लिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, जो मैं इनके पास बड़ी बार आवाज उठा चुका हूँ, पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता तो वो है कि उन रोड्स को मतलब गांव को रोड से कनेक्टेड करना है। जो पानी की समस्याएं पंचायत लेवल पे हैं, गांव लेवल पे हैं, क्योंकि शहर में तो जो वाटर लिफ्टिंग सप्लाई स्कीम है वो ब्यास से है, तो जो गांव में भी जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत है, आने वाले समय में वो दिक्कत दूर हो, और जो हमारा गांव का एरिया है वो डायरेक्ट जो है ब्यास से लिफ्ट किया जाए पानी वहाँ से, और वहाँ पे भी जो पानी की सुविधा है वो पूरी की पूरी लोगों को पंचायत लेवल के, गांव लेवल पे वो मिले। साथ ही शहर के लिए जो पार्किंग की समस्या है उसका निवारण करना है। पार्किंग का जो इशू है यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग की कमी है, वो करना है। और शहर का अपना सौंदर्यीकरण करना है पूरा। जब मैं विधायक नहीं भी था तब भी एक छोटी सी पहल की थी मैंने, चिल्ड्रन पार्क में मैंने एक बोर्ड लगाया था, उसके ऊपर भी बड़ा इशू हुआ था उस समय कि आई लव हमीरपुर जब शुरुआत की थी, वो फिर पूरे प्रदेश ने कई जगह लगा वो। और उस तरह से जैसे अभी कोई हमारे चौक्स हैं, जितने भी चौक हैं शहर के, उनको भी सौंदर्यीकरण करवाना है।
और जो भी अपने से बन पाएगा क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे। जो मेडिकल हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं को ठीक करना है, डॉक्टर्स को लेके आना है, अच्छे डॉक्टर्स को लेके आना है। इस तरह से ये इसी विजन से चलेंगे। और युवाओं के लिए जो है, युवाओं के लिए क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमीरपुर में जो है ये एजुकेशन का हब है पूरे स्टेट में। और यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, NIT है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, और भी जो संस्थान है, ताकि और भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए और लोगों की आर्थिकी भी वहाँ पे बढ़े और रोजगार भी मिले आने वाले समय में लोगों को। इसी विजन के साथ चले हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर लोगों का आशीर्वाद मिला और भगवान की कृपा रही तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष शर्मा। इन्होंने अपना विजन बताया और बताया कि ये आने वाले समय में हमीरपुर के लिए क्या करना चाहेंगे। आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। धन्यवाद।